Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we will discuss about NCERT class 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो साइंस सब्जेक्ट है साइंस स्ट्रीम है, तो साइंस स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट की स्टडी करनी होती, कौन कौन से बड़ी ब्रांचेस है उसमें। ओके, मेडिकल ब्रांच और इंजीनियरिंग ब्रांच का डिस्कशन किया था। पर्टिकुलर फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर कौन से बड़े बड़े ब्रांच है जिसका हमें डिस्कशन 11th और 12th साइंस में करना है। ओके, कौन सा ऑब्जर्वेशन होता है, माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात की थी हमने। ओके स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 के अंदर कौन से टॉपिक्स है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो चैप्टर 2 के अंदर जो टॉपिक्स है उसमें फर्स्ट टॉपिक है क्वांटिटीज़। ओके, क्वांटिटीज़ के टाइप्स, क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, क्वांटिटी क्या है उसका हम डिस्कशन करेंगे। बाद में यूनिट एंड यूनिट सिस्टम, फिर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, फिर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिर डायमेंशन एनालिसिस देखेंगे। ओके, फिर सिग्निफिकेंट फिगर, फिर एक्यूरेसी प्रिसीजन जो मेजरमेंट में होता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। और लास्ट में जब मेजरमेंट करते हैं हम तो मेजरमेंट में कुछ एरर्स आती है, तो एरर्स के टाइप कितने हैं, एरर क्यों आता है, एरर के पीछे एरर को रिमूव कैसे कर सकते हैं। ओके, एरर का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। ओके, तो वो सब डिस्कशन हम किस में करेंगे, एरर्स के अंदर करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे पूरे इस चैप्टर के टॉपिक्स। ओके, ये जो हमारा चैप्टर 2 है उसमें ओवरऑल इतने टॉपिक्स का हमें आगे जाके डिस्कशन करना है। तो फर्स्ट हम क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। तो क्वांटिटीज़ पढ़ने से पहले हम फिजिक्स को समझते हैं। तो फिजिक्स वर्ड क्या होता है, तो क्या फिजिक्स का मीनिंग होता है नॉलेज ऑफ नेचर। ओके, नेचर का जो नॉलेज है, नेचर की जो स्टडी है उसको ही हम फिजिक्स बोलते हैं। तो जो नेचुरल फिनोमिनन होते हैं हमारे सराउंडिंग में, तो नेचुरल फिनोमिनन काफ़ी सारे हैं, मैन मेड फिनोमिनन भी होते हैं। ओके, तो वो फिनोमिनन भी नेचर के साथ ही जुड़े होते हैं। तो उसमें हमें कुछ ना कुछ मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट आती है। तो उस मेजरमेंट के वक्त कुछ क्वान्टिटी ऐसी होती है जो हम मेज़र कर सकते, और कुछ क्वांटिटी हमारे सराउंडिंग में ऐसी भी है जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते। तो मतलब में मेजरेबल जो क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, और नॉन मेजरेबल जो क्वांटिटीज़ होती है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो कि आप लोगों ने ट्री तो देखा ही होगा। ओके, मान लो कि आपके कोई गार्डन के अंदर ऐसा एक ट्री है। ओके, ट्री के ऊपर कुछ फ्रूट लगे हुए हैं। चलो मैंगो का सीजन है तो मैंगो ही बोल देते हैं। तो मैंगो क्या हो रहा है, तो कि फ्री फॉलिंग कर रहा है ऊपर से। तो फ्री फॉलिंग कर रहा है, आप ऑब्जर्वेशन करो। मान लो कि आप लोग साइंटिस्ट हो। ओके, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, तो नॉर्मली ऑब्जर्वेशन करते हैं। ओके, तो ऑब्जर्वेशन किया, नॉर्मल पीपल होता तो वो क्या सोचता है कि चलो उठा के लेके घर पे चला जाओ। लेकिन आप लोग साइंटिस्ट हो, न्यूटन के लेवल के हो, तो आप लोगों ने क्या सोचा कि ये कितनी वेलोसिटी से नीचे आया होगा, कितनी स्पीड से नीचे आया होगा, कितने हाइट से नीचे गिर रहा है। ओके, कितने टाइम में नीचे आया होगा। ओके, ये वेलोसिटी या तो स्पीड बोलो, चलो स्पीड ही रखते हैं। ये कितने स्पीड से नीचे आया होगा, कितने टाइम में नीचे आया है, कितने हाइट से नीचे गिरा होगा, इसका मास कितना होगा। ओके, इसकी डेंसिटी कितनी होगी। तो ये जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ है उसको ही हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो सर ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटी में हम बात करें, मान लो कि कोई हमारे सराउंडिंग में या तो हमारे बाजू में कोई कार लेके आता है, तो वो कार की जो ब्यूटी है वो ब्यूटी हमें एक्सप्लेन करनी हो, तो एक्सप्रेस करनी हो तो हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ओके, ब्यूटी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक्ट्रेस ले लो, एक्ट्रेस की ब्यूटी हमें बताना हो कि इसकी कितनी ब्यूटी है, तो वो ब्यूटीनेस जो है, ओके, ब्यूटीफुलनेस जो है वो हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। ओके, फिर हमारे जो हैप्पीनेस है, सैडनेस है, या तो कोई बच्चा ऐसा हो कि जो क्यूट हो, तो वो कितना ज़्यादा क्यूट है वो उसको हमें एक्सप्रेस करना हो, डिफाइन करना हो या तो मेज़र करना हो तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्यूटनेस को मेज़र नहीं कर सकते। ओके, आप लोगों ने किया है मेजरमेंट, नहीं किया होगा। ओके, तो वैसे क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी होती है जिससे हमें फिजिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी से क्या होता है, तो कि फिजिक्स को डिफाइन किया जा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम ले सकते हैं टाइम, हाइट, स्पीड, मास, डेंसिटी, वो सब कलेक्शन करके सभी का कलेक्टिव जो है वो क्या होगा, हमारा नेचुरल फिनोमिनन फ्री फॉलिंग हुआ।
ओके। तो ये जो सभी है ये क्या करते हैं तो कि फिजिक्स को डिफाइन करते हैं। ये सभी जो क्वांटिटीज़ है वो फिजिक्स को डिफाइन करते हैं। तो ये सभी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें कौन आएगा, टाइम आ सकता है, स्पीड आ सकता है, हाइट आएगा, फिर मास, डेंसिटी। ओके, ये तो एक एग्जांपल हुआ। दूसरा कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, आप लोगों ने सोलर सिस्टम तो देखा ही है, जिसमें मान लो कि हमारा अर्थ है, ये अर्थ सेंटर में उसके सराउंडिंग में कौन घूमते रहता है, हम तो घूमते नहीं, कौन घूमता है, मून। ओके, मून क्या करता है यहाँ पे ऑर्बिट के अंदर, उसके ऑर्बिट के अंदर रिवोल्यूशन करते रहता है। ओके, रिवॉल्व करते रहता है। ओके, तो रिवॉल्व कर रहा है तो उस टाइम पे आप लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो पहला क्वेश्चन होता है कि अर्थ और मून के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, मतलब कितना लेंथ होगा। ओके, ये एक क्वेश्चन हुआ। फिर कितनी स्पीड से ये मून यहाँ पे अपनी ऑर्बिट में घूमता होगा, मतलब में यहाँ पे वापस स्पीड आया। ओके, फिर ये अर्थ का मास कितना होगा, मास ऑफ अर्थ कितना होगा, मास ऑफ मून कितना होगा। ओके, कितने टाइम में वापस से अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करके आएगा, तो मतलब ये टाइम। ओके, ये एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये जो भी क्वांटिटीज़ है जो हम मेज़र कर सकते हैं, ओके, ऑब्जर्वेशन के वक्त, तो वो सभी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रही बात? तो अच्छे से पहले इसको नोट कर लो। ओके, क्वांटिटी वर्ड कहाँ से आया, तो कि लैटिन वर्ड क्वांटस के ऊपर से आया। क्वांटिटी कितने टाइप्स की है, तो कि 2 टाइप्स की, नॉन फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी। ओके, उसके एग्जाम्पल भी लिखे हैं और डेफिनेशन भी लिखे हैं, तो अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है। फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी मतलब मेजरेबल जो क्वांटिटी है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जिससे हम फिजिक्स को डिफाइन करते हैं। तो उसकी 3 कैटेगरीज है, 3 टाइप्स है। तो फर्स्ट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अभी नेम के ऊपर से आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि फंडामेंटल का मतलब होता है, ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको डिराइव करने के लिए, मतलब जिसको डिफाइन करने के लिए हमें दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी की नहीं होती है। मतलब में आप वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ओके, फिजिकल क्वांटिटी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए हमें कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी की नीड नहीं रहती। फॉर एग्जांपल, मुझे मास को रिप्रेजेंट करना हो तो मास को दिखाने के लिए मुझे टाइम की नीड नहीं होती है, या तो मुझे लेंथ को दिखाने के लिए मास की नीड नहीं होती है। ओके, या तो मुझे टेम्परेचर दिखाना हो तो टेम्परेचर दिखाने के लिए मुझे टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो वैसी क्वांटिटी जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए तो डिफाइन करने के लिए हमें कोई दूसरी अदर फिजिकल क्वांटिटी की नीड नहीं होती है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब मैं डेफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीट एज ए इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब दूसरे से ये इंडिपेंडेंट है, अपने को अपने आप में वो इंडिपेंडेंट रहेगी। उसको एक्सप्लेन करने के लिए या तो एक्सप्रेस करने के लिए आपको दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की नीड नहीं रहती है, और नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब उसको डिफाइन करने के लिए दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी की नीड नहीं होती है। तो वैसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो ऐसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, तो अभी तक के जो ऑब्जर्वेशंस है, अभी तक के जो रिसर्च में जो साइंटिस्ट लोगों ने हमें दिए है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में आएगा आपका पहला मास। ओके, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें या तो डिफाइन करने के लिए लेंथ की नीड नहीं होती, टाइम की नीड नहीं होती, ये अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। फिर लेंथ, ओके, फिर टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, ओके, फिफ्थ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 6 में इंटेंसिटी, ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7th में आएगा आपका टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, तो ये 7 अपनी जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये 7 जिसको हम बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये जो 7 क्वांटिटीज़ है फिजिकल क्वांटिटी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की नीड नहीं रहती। जैसे कि मास अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है। ओके, मास को रिप्रेजेंट करना हो तो हमें टाइम की रिक्वायरमेंट होती है क्या, नहीं होती है। ओके, सिमिलर वैसे ही लेंथ को दिखाना हो, मैं ऐसा बोलूँ कि मेरी लेंथ है वो इतने बजे
3 o'clock में 5 मीटर थी और 6 o'clock में 7 मीटर, ऐसा तो हम नहीं बोलते। मतलब मैं लेंथ अपने आप में इंडिपेंडेंट है और टाइम से जुड़ा नहीं। ओके, ऐसा भी नहीं कि मैं ऐसा बोलूँ कि मेरा मास 3 o'clock इतना था और इतना डिस्टेंस पे कुछ अलग है। मतलब मैं लेंथ और मास से इंडिपेंडेंट है, टाइम से भी इंडिपेंडेंट है। ये सभी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल बोलते हैं। और अभी तक के जो ऑब्जर्वेशन में कितने हैं? 7 ही है। ओके, आपकी जो टेक्स्ट बुक में है एनसीईआरटी के 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है। और हम 11th के अंदर पहले मास का पढ़ेंगे, फिर लेंथ, टाइम, ओके, फिर अमाउंट सब्सटेंस आप केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो। फिर 6 नंबर में जो है लाइट इंटेंसिटी या तो लुमिनस इंटेंसिटी जो है वो आपका सिलेबस में नहीं है। मतलब टोटल इसमें से 6 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है फिजिकल क्वांटिटी, इसका डिस्कशन हम 11th और 12th में करने वाले। ओनली 1 फिजिकल क्वांटिटी जो है लुमिनस इंटेंसिटी जिसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे, वो हायर क्लास में आएगा। ओके स्टूडेंट, हमारे सिलेबस में लुमिनस इंटेंसिटी नहीं है। ओके, सिर्फ नेम आपको याद रखने हैं। ये 7 जो है अपने फंडामेंटल। इसके बाद आता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, के कभी कभी हमें फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए ओनली फंडामेंटल की नीड नहीं रहती, दूसरे भी हमें नीड होती है। ओके, फॉर एग्जांपल कोई बाइक या कार रोड से जा रहा है, ओके, या तो अर्थ रिवॉल्व कर रहे है सन के अराउंड में, तो उस केस में हमें उसकी स्पीड कितनी है। ओके, तो ये स्पीड है, वो स्पीड क्या हुआ? तो स्पीड क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला पता है आपको? ओके, क्वेश्चन होता है कि हमें कोई बाइक पे जा रहा है, या तो सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि मान लो कि कोई स्टूडेंट है स्कूल से घर जा रहा है, उसके पास बाइसिकल है, तो वो लेट हो गया, तो बाइसिकल कितनी स्पीड से चला रहा होगा? तो ये स्पीड आया। तो ये स्पीड कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हुई? तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस है वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और टाइम अपना टी। तो लेंथ और टाइम के जो डेरिवेटिव से आपको क्या मिला? स्पीड मिला। मतलब मैं लेंथ और टाइम के ऊपर से आपने क्या डिराइव किया? एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव की जिसका नेम क्या आया? स्पीड आया। तो मतलब में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से हम कोई फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करते हैं या तो एक्सप्रेस करते हैं, तो वैसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ओके, डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द फिजिकल क्वांटिटी वॉज defining operation are based on other physical quantities are called derived physical quantity। ओके स्टूडेंट, इसके बाद डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के जो आपको एग्जांपल देखने हो तो लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स है। उसमें आप पहला ले सकते हो स्पीड, ओके, स्पीड, फिर एक्सेलरेशन, ओके, फिर फोर्स, ओके, फोर्स है इक्वल्स टू क्या होता है? ma, ये मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर डेंसिटी, ओके, डेंसिटी, फिर वॉल्यूम, ओके, एरिया, एरिया भी क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ 2 टाइम्स आ रहा है। तो मतलब वो सब इसमें लॉट्स ऑफ आपके पास एग्जांपल्स हो गए डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे डिपेंडेड हो, फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से जो बनी होती है उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट तो हो फिजिकल क्वांटिटी का लेकिन डायमेंशन नहीं हो, तो वैसी जो स्पेशल टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स है उसमें। ओके, 2 एग्जांपल्स है। एक है अपने पास प्लेन एंगल और सेकंड है सॉलिड एंगल। ओके, सॉलिड एंगल ये आपका फर्स्ट और ये सेकंड। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में फर्स्ट आपका प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, 2 इसके एग्जांपल है। तो अच्छे से पहले नोट कर लो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसके एग्जांपल। उसके बाद हम बात करेंगे ये फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कैसे किया जा सकता है। ओके, मेज़र करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है उसका डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स के बाद अभी हमें फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेज़र कर सकते हैं, मतलब हाउ टू वी मेज़र फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका मेज़रमेंट हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन करना पड़ेगा। फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए कंपैरिजन मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मुझे मेरी हाइट मेजरमेंट करनी है, तो
तो हाइट मेजरमेंट करने के लिए मैं ये मार्कर को एक कंपैरिजन ले लूँ, एक स्टैंडर्ड मेज़र ले लूँ, ये एक मेरा स्टैंडर्ड मेज़र है, ओके, जिसका कंपैरिजन करके मैं मेरी हाइट मेजर कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो फिजिकल क्वांटिटी का हमें मेजरमेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी वी यूज़ कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन करना पड़ेगा कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड के साथ। तो फर्स्ट वी चूजन अ स्टैंडर्ड यूनिट, ओके, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट लेंगे, एक स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे जिसका नेचर कैसा होना चाहिए, सेम नेचर होना चाहिए, एंड देन कंपेयर आवर फिजिकल क्वांटिटी विद दैट स्टैंडर्ड यूनिट मेजर। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे मेरा लेंथ मेजर करना है, ओके, मेरी हाइट मेजर करनी है, तो मैं उसको लिक्विड के साथ नहीं कर सकता, उसका सेम नेचर वाला मुझे स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। मुझे मेरी हाइट मेजर करनी, मतलब लेंथ मेजर करनी है, तो मैं क्या स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, एक ये मैं मार्कर को स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, तो वो कितनी टाइम यहाँ पे ये मार्कर कितनी टाइम यहाँ पे रिपीट हो रहा है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू ये स्टैंडर्ड, तो मुझे क्या मिलेगा, मेरी बॉडी का, मेरी लेंथ का, वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जो लेंथ है उसका मुझे मेजरमेंट मिलेगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? ओके, तो हम बोल सकते हैं कि मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मेरी लेंथ की बात कर रहा था मैं, तो कि लेंथ, ओके, वो कितना, तो कि न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो कि ये पेन कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो कि 20 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 20 इंटू जो स्टैंडर्ड लिया मैंने, क्या लिया है मैंने यहाँ पे पेन लिया है, ओके, तो लेंथ इक्वल्स टू 20 इंटू पेन, तो ये पेन मेरा क्या है, तो कि साइज ऑफ यूनिट या तो स्टैंडर्ड मेजर ऑफ, ओके, स्टैंडर्ड मेजर है, मैंने एक स्टैंडर्ड चूज़ किया है जो कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 20 टाइम। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजर है वो क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ यूनिट। ओके, तो उसको मैथमेटिकली आपको लिखना हो तो मैथमेटिकली आप लिख सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी को PQ से रिप्रेजेंट करूँगा और न्यूमेरिकल वैल्यू को N और यूनिट को U से। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यूनिट, कि आपका यूनिट छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, या तो आपका यूनिट बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि मार्कर की जो लेंथ है वो लेंथ है मान लो कि 10 मीटर, 10 नहीं लेते, चलो 5 मीटर ले लेते, 5 मीटर है। ओके, एक एग्जांपल ले रहे हैं, इतना लंबा है नहीं। ओके, तो 5 मीटर एक मान लेते हैं इसकी पेन की लेंथ। ओके, फिर यूनिट चेंज करें तो 500 सेंटीमीटर होगा, दूसरे यूनिट में ले जाए तो ये जो चेंज हो रहा है, यूनिट चेंज हो रहा है, वैसे उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब में यूनिट आपका कम हो जाएगा, यूनिट छोटा होगा तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन था। और फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए कि आपको स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, उस स्टैंडर्ड से आप क्या कर सकते हो, उसका कंपैरिजन करके आप मेजरमेंट कर सकते हो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हो तो सब्जी लेने के वक्त आप क्या करते हो, तो कि वहाँ पे जो आयरन के स्लैब होते हैं वो आयरन के स्लैब के साथ वो वेट बैलेंस के अंदर क्या होता है, वहाँ पे बैलेंस करके वहाँ पे स्टैंडर्ड कंपैरिजन करके वो स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करके आप उस मास या तो वेट को मेजरमेंट करते हो वहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो वहाँ पे भी कंपैरिजन हुआ। ओके, एक स्टैंडर्ड लिया 1 kg का स्लैब, 2 kg का स्लैब, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे आपने कोई स्टोन को रख दिया। ओके, तो एक स्टैंडर्ड मेजर लेते हैं जिसके साथ कंपेरिजन करके आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो। ओके, तो उस स्टैंडर्ड को क्या बोला जाता है, उस स्टैंडर्ड मेजर को क्या बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, अभी ये यूनिट कैसा होना चाहिए, तो आर्बिटरली चूजन स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, वो आर्बिटरी कोई भी हो सकता है। ओके, विच इज़ एक्सेप्टेबल इंटरनेशनली, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट, या तो सिंपली हम बोल सकते हैं यूनिट। ओके स्टूडेंट, मतलब में वो इंटरनेशनली इसलिए कि मान लो कि हमें यहाँ से कुछ चीज़ को, कोई प्रोडक्ट को बाहर भेजना हो, तो मतलब में जो हमारा बिजनेस है वो अच्छे तरह से मतलब ग्लोबलाइज हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ की यूनिट और उस कंट्री की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों की जगह पे जो मेजरमेंट है फिजिकल क्वांटिटी का वो जिस स्टैंडर्ड में हो रहा है वो दोनों स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब ग्लोबलाइजेशन के लिए, बिजनेस के अंदर ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो उसलिए हमें ऐसा यूनिट लेना है, ऐसा स्टैंडर्ड लेना है जो दोनों जगह पे क्या होगा, सेम होगा, मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वॉर हो सकता है, हम यहाँ से कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट दे और उनको क्या लगे वो कम दे रहे, तो दोनों के बीच में मिसमैच होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए हमें यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके स्टूडेंट, और इसको वापस से आपको समझना है तो एक एग्जांपल लेते हैं। ओके,
कि यूनिट की रिक्वायरमेंट क्यों है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप सभी को। तो एग्जांपल समझते हैं। ओके, ये नोट कर लो, एक एग्जांपल यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ओके, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो तो एग्जांपल समझते हैं। मुग़ल ज़माने की एक बात करते हैं। मुग़ल लोग का जो ज़माना था उस टाइम पे राजा अकबर का वहाँ पे राज चलता था। ओके, वो तो आप सभी को पता ही है कि अकबर की आप लोगों ने स्टोरी भी पढ़ी होगी। ओके, तो उसके महल में यहाँ पे कहीं पे उन्होंने कुछ गोल्ड रखा था। ओके, उसका जो महल था उसके अंदर उन्होंने क्या करा, तो क्या एक जगह पे गोल्ड रखा था, तो वो गोल्ड वहाँ से चोरी हो गया, मतलब सोना चोरी हो गया। तो राजा अकबर को आया गुस्सा कि मेरे यहाँ पे से जो सोना है कैसे चोरी हो सकता है। ओके, तो काफ़ी सारी इंक्वायरी के बाद एक चोर उन्होंने पकड़ के लाए, मतलब एक चोर उनके सामने आया। ओके, ये राजा थे, राजा अकबर। ओके, किंग अकबर, उसके ये सिपाही। तो हुआ ये कि अकबर को बहुत गुस्सा आया, बोला कि अभी तुझे मैं फांसी पे लगा दूंगा। किसको बोला, तो कि चोर को बोला। तो चोर रोने लगा कि नहीं अकबर जी, मेरे घर पे जो मेरी बेटी है वो बीमार थी और मेरे घर में 4 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, मतलब मैं पैसे नहीं थे इसलिए मैंने वो सोना चुराया था। ओके, मैं आपको वो वापस लौटा देता हूँ। तो राजा अकबर ने बोला कोई बात नहीं, मैं तेरी बेटी का ट्रीटमेंट करवा दूँगा, तू मुझे वो सोना दे दे। तो वो जो वहाँ पे चोर था, ओके, वो चोर ने क्या बोला कि एड्रेस दिया कि मेरे घर के पीछे, ओके, उसका घर था यहाँ पे कहीं पे, उसके घर के पीछे एक रिवर थी। ओके, उस रिवर के ऊपर एक पुल था। ओके, ऐसा ब्रिज था एक, वो ब्रिज के ऊपर से आपको क्या करना है, राइट साइड पे जाना है 100 स्टेप। ओके, फिर वहाँ से वापस टर्न लेना है राइट पे ही। ओके, और वहाँ पे 15 स्टेप जाना है और वहाँ जाके आपको क्या करना है, 2 हैंड जितना वहाँ पे कट्टा कूदना है। कट्टा कूदने के बाद वहाँ पे आपको वो सोना मिल जाएगा, ऐसा बोला। तो जो चोर ने इंस्ट्रक्शन दिए उसके अकॉर्डिंग उन जो राजा अकबर के सिपाही थे वो गए, लेकिन उनको वहाँ पे खजाना नहीं मिला, जो सोना था वो नहीं मिला। तो राजा को वापस गुस्सा है, अकबर को वापस गुस्सा है कि मुझे मेरा सोना क्यों नहीं मिल रहा है, ओके, तो झूठ बोल रहा है, ऐसा करके उसको बहुत डांटा और फांसी पे लगाने लगे। लेकिन वहाँ पे बीरबल था, अकबर के दरबार में कौन रहता था, बीरबल रहता था। बीरबल ने बोला कि अकबर जी ये चोर सही बोल रहा है, हम साथ में जाते हमें सोना मिल जाएगा। तो चलो, अकबर ने बोला कि बीरबल तेरी बात मान लेता हूँ, साथ में चलते हैं। तो साथ में गए तो वहाँ पे उनको खजाना मिल गया, गोल्ड मिल गया। तो ऐसा क्यों पहले नहीं मिला, बाद में क्यों मिल गया? ओके, सोचो तो। चलो मैं भी एज्यूम कर लेता, आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो रीज़न ये था कि जो चोर था उसकी हाइट कम थी। ओके, हाइट कम थी इसलिए जो मेज़रमेंट कर रहा था वो लेंथ का, ओके, रोड का ऊपर मेज़रमेंट कर रहा था वो स्टेप में था। अभी छोटी हाइट होगी, स्टेप ज़्यादा हो गए, लेकिन लेंथ तो कम ही कवर के होगा। और जो सिपाही थे, ओके, जो राजा के दरबार में सिपाही थे, उनके पैर तो लंबे थे, वो लोग आगे चले जाते थे, इसलिए उनको खजाना नहीं मिला। तो उस टाइम पे जब हम मेज़रमेंट के लिए कोई स्टैंडर्ड लेते, मतलब स्टैंडर्ड मेज़र लेते, मतलब पर्टिकुलर कोई यूनिट लेते, मतलब ऐसा बोलता ये चोर के 5 किलोमीटर पे या तो 10 किलोमीटर पे वहाँ पे मैंने खजाना छुपाया है, तो उनको इजीली मिल जाता। लेकिन उस टाइम पे स्टैंडर्ड मेज़रमेंट नहीं था, स्टैंडर्ड मेज़रमेंट मतलब यूनिट नहीं था, उसके लिए वहाँ पे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। ओके स्टूडेंट, तो मतलब में यूनिट की रिक्वायरमेंट क्यों आई, तो कि रिक्वायरमेंट इसलिए आई कि हमें कुछ फिक्स मेजरमेंट करना हो, कोई मेजरमेंट में एक्यूरेसी लानी हो, मतलब मेजरमेंट हमारा परफेक्ट बने, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, यूनिट डिफाइन करने पड़े। और यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड मेजर होता है। ओके, वो स्टैंडर्ड है मेजरमेंट के लिए, तो उसको ही हमने यूनिट बोला। ओके, आप लोग मार्केट में जाते हो तो ऐसा नहीं बोलते कि मुझे 5 पोटैटो दो। ओके, आप घर से स्कूल जा रहे हो तो स्पीड में जा रहे हो, तो कितनी स्पीड में जा रहे हो, बाइक के ऊपर या तो कार के अंदर जा रहे हो, तो वो कोई स्टूडेंट ऐसा बोले कि मैं 20 पे जाता हूँ, तो 20 के पीछे कुछ क्या हो रहा है, कुछ कमी जैसा लग रहा है, तो वो कमी क्या है, तो कि किलोमीटर पर आवर। ओके, मतलब आपकी स्पीड की बात करूँ तो एक किलोमीटर पर आवर आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे यूनिट दिखा रहा है, और 20 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू। और आप मार्केट में कुछ पोटैटोज लेने गए तो 5 पोटैटो डे ऐसा नहीं बोलते हो सब्जी वाले को, क्या बोलते हो, 5 kg। ओके, अभी मेडिसिन या तो आप गोल्ड लेने जाओ तो वहाँ पे भी कुछ mg में या तो ग्राम में मेजरमेंट किया जाता है। तो मतलब डिफरेंट यूनिट वहाँ पे डिफाइन करने के। ओके, जैसे मिल्क लेने जाते हैं तो उसको लीटर में मेज़र करते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं बोलते वहाँ पे कि हमें 5 दो या तो 10 दो,
पीछे कुछ ना कुछ स्पेशल यूनिट बोलते हैं, जैसे कि लिक्विड लेने जा रहे हैं तो लीटर बोलते हैं, मास लेने जाते हैं तो केजी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, और मान लो कि कपड़ा लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, 5 मीटर, 2 किलोमीटर, ऐसे हम क्या बोलते हैं वहाँ पे पर्टिकुलर पीछे यूनिट बोलते हैं लेंथ के लिए। तो मतलब में एक स्टैंडर्ड हमें बनाना पड़ेगा, उस स्टैंडर्ड को ही क्या बोला, स्टैंडर्ड मेजर को ही क्या बोला गया, हमें यहाँ पे यूनिट बोला गया। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर अभी जो मैंने यहाँ पे समझाया वो एक बार देख लो। ओके स्टूडेंट, यूनिट डिफाइन किया हमने, क्या होता है यूनिट, उसके बाद यूनिट कैसे होने चाहिए। ओके, जो हम यूनिट बना रहे, हम यूनिट चूज़ कर रहे, एक स्टैंडर्ड चूज़ कर रहे, तो स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, वो यूनिट कैसा होना चाहिए। ओके, तो इट शुड बी वेल डिफाइन होना चाहिए। ओके, उसका पर्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए। फिर कन्वीनियंट साइज़ होना चाहिए, जो हम स्लैब ले रहे हैं। ओके, मास मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लैब का यूज़ करते हैं। ओके, जो मेटेलिक स्लैब यूज़ करते हैं, आयरन स्लैब यूज़ करते हैं जो कंपैरिजन के लिए, तो उसका साइज़ ना तो स्मॉलर होना चाहिए ना तो लार्जर होना चाहिए, कन्वीनियंट साइज़ होना चाहिए। ओके, इट शुड बी नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, वो फिक्स रहना चाहिए। फिर इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, वो रिप्रोड्यूसिबल भी होना चाहिए, क्योंकि मान लो कि आप स्केल यूज़ कर रहे हो। ओके, आप 15 सेंटीमीटर वाली स्केल यूज़ करते हो मेजरमेंट के लिए। ओके स्टूडेंट, आप जो स्केल यूज़ कर रहे हो वो स्केल लेंथ के लिए, मेजरमेंट के लिए आप यूज़ करते हो। अभी वो मार्केट में इजीली अवेलेबल ही ना हो, एग्ज़ाम टाइम पे आपके पास हो ही ना, तो क्या होगा फिर। ओके, आप मेजरमेंट नहीं कर पाओगे। तो मतलब में वो जो आप मेजरमेंट के लिए, लेंथ मेजरमेंट के लिए जो स्केल यूज़ कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। मतलब वो स्केल अपना के एक स्टैंडर्ड है, जिससे हमें किसी भी दूसरे को कंपैरिजन करके मेज़र करते हैं तो स्केल ही ना हो तो आप मेज़र नहीं करोगे। तो मतलब में इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्वांटिटी में होना चाहिए। तो क्या होगा, मतलब रिप्रोड्यूसिबल होगा तो उसको क्वांटिटी में हम ला सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के लिए, बिजनेस करने के लिए, जो हम यहाँ से प्रोडक्ट वहाँ बेच रहे हो, वहाँ का प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो दोनों का जो यूनिट सेम होगा तो उसमें क्या होगा, वॉर नहीं होगा। ओके, फिर ग्लोबलाइजेशन होगा, दोनों जगह पे सेम यूनिट होगा तो किसी को प्रॉफिट, किसी को नुकसान नहीं होगा, दोनों को सेम मिलेगा प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए और इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। ओके, इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने यूनिट कैसा होना चाहिए इसके बात की। ओके, अभी इस चैप्टर के अंदर हमने क्वांटिटी समझा, यूनिट एंड यूनिट सिस्टम है, तो यूनिट की कितने सिस्टम है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, कि यूनिट जो हम बोल रहे थे यूनिट के अकॉर्डिंग उसके डिफरेंट सिस्टम है, तो सिस्टम की बात हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।